नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हत्या की रात नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हत्या की रात नॉवल का पार्ट 4। ऑल राइट सर, प्रभुदयाल हथियार डालता हुआ बोला। मत पहनिए, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। मेरा दावा है कि अगर आप ये जूते पहने तो ऐसा लगेगा जैसे ये आप ही के लिए बने हो। आप अपने दावे अपने पास ही रखिए, राजकुमार चिढ़कर बोला। बेहतर, प्रभु बोला और उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ मंजुला जी, लेकिन पहली बार की तरह आप बिना पूर्व सूचना के कहीं गायब मत हो जाइएगा। आप महेश कुमार की हत्या के संदेह से बरी नहीं हैं। और प्रभुदयाल अपने सिपाहियों के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। प्रभुदयाल की दृष्टि से ओझल होते ही मंजुला ने राजकुमार की बाह पकड़ ली और कांपते स्वर में बोली, राज, अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि मम्मी ने ही महेश कुमार की हत्या की है। क्या कह रही हो? राजकुमार अविश्वासपूर्ण स्वर से बोला। हाँ राज, हर बात यही जाहिर कर रही है। तुम जूते अपनी मम्मी के कहने पर लाई थी? राजकुमार ने पूछा। नहीं, जूते मैं अपनी मर्जी से लाई थी। मम्मी जब रात को महेश कुमार के कॉटेज से लौटी थी, मुझे तभी संदेह होने लगा था कि मम्मी ने ही कोई गड़बड़ की है। हालांकि उस समय तो वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं मैंने तो महेश कुमार की हत्या नहीं की। उस समय उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया था कि बारिश हो जाने के कारण सड़क पर मिट्टी फैली होगी और उसमें पैरों के निशान साफ दिखाई देंगे। मैंने तो मम्मी की थोड़ी सी सहायता करने के इरादे से ये सोचा था कि मैं जूते ले जाकर समंदर में फेंक दूं, ताकि ये सिद्ध न हो सके कि पगडंडी पर फैले हुए जूतों के निशान मम्मी के हैं। तुमने भारी गलती की, राजकुमार चिंतित स्वर से बोला। तुमने पुलिस के संदेह का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। फिर भी कोई हर्ज नहीं है, मंजुला बोली। अगर मम्मी ने सत्य ही महेश कुमार की हत्या की है तो मेरे लिए ही की है। ऐसी सूरत में मैं ये कैसे देख सकती हूँ कि मम्मी पर कोई आँच आए? एक बात और बताओ, राजकुमार उसके नेत्रों में झांकता हुआ बोला। क्या तुम वाकई 11 बजे घर वापस आ गई थी? नहीं, मंजुला गंभीर स्वर में बोली। मेरे ख्याल से 1:30 बजे के बाद ही घर पहुंची थी। उस समय मम्मी घर में नहीं थी। मेरे घर पहुंच जाने के काफ़ी देर बाद मम्मी वापस लौटी थी। मम्मी ने ही मुझे बताया कि महेश कुमार की हत्या हो गई है और वो वहां से ऐसे सब सूत्र हटा आई हैं जिससे ये जाहिर होता था कि मैं वहां मौजूद थी। मम्मी कहती थी कि मैं पूछे जाने पर यह कह दूं कि मैं महेश कुमार के कॉटेज में गई ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ मैंने ये नहीं कहा, नहीं तो झूठ फौरन पकड़ा जाता। मैंने सबको यही बताया है कि मैं 11 बजे लौट आई थी। राजकुमार विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खड़ा रहा। मैं तो महेश कुमार के चुंगल से छूटकर कार में बैठी थी और वहां से चल दी थी। रास्ते में पंक्चर हो जाने के बाद मैं कार वहीं छोड़कर पैदल घर आई थी। मेरे कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए सड़क पर मेरी कार के और मेरे कदमों के निशान मौजूद हैं। मेरे ख्याल से तो मम्मी पगडंडी के रास्ते वहां गई थी। वहां शायद महेश कुमार ने मेरे बारे में कोई गंदी बातें कह दी। मम्मी को क्रोध आ गया। उन्होंने दूर सड़क पर मेरी कार खड़ी देखी। उन्हें मालूम था कार में रिवॉल्वर है। मम्मी कार तक आई, रिवॉल्वर निकाला और वापस जाकर महेश कुमार को शूट कर दिया और फिर रिवॉल्वर को झाड़ियों में फेंक कर पगडंडी के रास्ते ही वापस आ गई। लेकिन महेश कुमार ने तुम्हारी मम्मी को आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी होगी जिसके कारण हत्या की नौबत आ गई? भगवान जाने। राजकुमार चुप रहा। अब हम लोग क्या करें राज? फिलहाल तो चुप रहो। इंस्पेक्टर के व्यवहार से लगता है कि वो तुम दोनों पर ही संदेह कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है कि हत्या माँ ने की या बेटी ने। इसलिए तुम्हारे विरुद्ध इतनी बात सिद्ध कर देने के बावजूद भी उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया है। मेरे ख्याल से तो फिलहाल चुप ही रहा जाए। जब मौका आएगा तो कुछ करेंगे। मंजुला ने धीरे से सिर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। चैप्टर 2। शाम को लगभग 7 बजे रमाकांत सुनील के 3 बैंक स्ट्रीट स्थित फ्लैट पर पहुंचा। कुछ पता चला? सुनील ने आशापूर्ण स्वर में पूछा। प्यारे हो, यूथ क्लब के आधे दर्जन आदमी एक केस पर काम कर रहे हो और कुछ पता न लगे, ये कैसे हो सकता है? रमाकांत ने डींग हाँकी। शूट, सुनील बोला। महेश कुमार की हत्या रात 2 और 3 बजे के बीच में किसी समय हुई है, रमाकांत बोला। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी और गोली उसी रिवॉल्वर द्वारा चलाई गई थी जो पुलिस ने घटनास्थल के समीप झाड़ियों में से बरामद की थी। वो रिवॉल्वर किसकी है? रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से पता चला था कि वो रिवॉल्वर राजकुमार नाम के उसी वकील की है जिसका तुमने जिक्र किया था, जो 14 महात्मा गांधी रोड पर रहता है। हाँ, अच्छा। राजकुमार और मंजुला गले गले तक एक दूसरे के इश्क में फंसे हुए हैं और शीघ्र ही शादी करने वाले हैं। राजकुमार मंजुला को शूटिंग सिखाया करता था
और कुछ ही दिन पहले वो रिवॉल्वर उसने मंजुला को प्रैक्टिस के लिए दी थी। मंजुला ने स्वीकार किया है कि हत्या की रात को भी वो रिवॉल्वर उसकी कार की डैशबोर्ड में बने कंपार्टमेंट में थी। और तुमने घटनास्थल पर कदमों के निशान के विषय में पूछा था। उस विषय में तो जो कुछ तुम देख आए थे उसके अतिरिक्त कोई नई बात मेरी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात नज़र में पड़ी है जिसकी ओर प्रभुदयाल का या किसी और का ध्यान नहीं गया है। क्या? सुनील ने उत्सुकतापूर्ण स्वर में पूछा। सड़क पर बने टायरों के निशानों से पता लगता है कि शहर की ओर से एक कार महेश कुमार के कॉटेज की ओर गई और सड़क पर उस स्थान पर आकर रुकी जहां मंजुला की पंक्चर गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद उस कार ने वहीं से यू टर्न लिया और शहर की ओर चल दी। वे निशान तो मैंने भी देखे थे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? संभव है कोई कार वाला गलती से उस सड़क पर आ गया हो और आगे महेश कुमार का कॉटेज देखकर वहीं से गाड़ी घुमाकर वापस ले गया हो, क्योंकि वो सड़क तो आगे से बंद है। सब कुछ संभव है, तो मेरी बात सुनो। बोलो। उस कार के पहियों के निशान देखकर मालूम होता था कि उसका पिछला बायां टायर थोड़ा सा कटा हुआ है। टायर की थ्रेडिंग के निशानों में कटे हुए टायर का निशान अलग ही दिखाई देता था। फिर अब इस बात को तो एक क्षण के लिए यहीं छोड़ो और अपने दूसरे सवाल का जवाब सुनो। तुमने पूछा था महेश कुमार के पास उसके कॉटेज में कौन कौन मिलने आया करते थे। हाँ, हम ऐसे 6 व्यक्तियों का पता लगा पाए हैं। उनमें से एक तो महेश कुमार का प्रॉपर्टी एजेंट था, एक उनका कोई वृद्ध रिश्तेदार था, 2 चालू किस्म की सोसाइटी गर्ल थी जो राजनगर के विभिन्न क्लबों और होटलों में अक्सर दिखाई दे जाती हैं, एक इंपीरियल होटल की कैबरे डांसर थी और एक कांता थी। सुनील सतर्क हो उठा। कांता का नाम रमाकांत ने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से लिया था। कांता कौन है? कांता एक बेहद खूबसूरत लड़की है और अस्थायी रूप से राजनगर की 4 स्टार क्लब में रहती है। तुम 6 आदमियों में से कांता का ही नाम क्यों ले रहे हो और उसका जिक्र इतने विशेष रूप से क्यों कर रहे हो? क्योंकि वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो महेश कुमार की मंगेतर है और उसके पास एक ऐसी फिएट गाड़ी है जिसका पिछला बायां टायर थोड़ा सा कटा हुआ है। रमाकांत ने बम सा छोड़ा। बात की गुरुता को समझने में सुनील को पूरे 30 सेकंड लगे और फिर वो एकदम उछल पड़ा। वंडरफुल रमाकांत, बाय गॉड यू आर ग्रेट। आधा आवर्ज है, आधा आवर्ज है। रमाकांत जोर जोर से हाथ हिलाता हुआ यूं बोला जैसे किसी मुशायरे में शेर पढ़ने के बाद हासिल हुई वाहवाही का जवाब दे रहा हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हत्या की रात को ये कांता नाम की लड़की भी घटनास्थल पर मौजूद थी। वो नहीं, उसकी कार, रमाकांत बोला, और वो भी घटनास्थल पर नहीं, घटनास्थल से 200 गज दूर। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि अभी एक गर्मा गर्म समाचार तुमने सुना नहीं है। क्या? प्रभुदयाल ने पार्वती को महेश कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सुनील चिल्ला पड़ा। ये सच है, लेकिन संदेह तो वो बेटी पर कर रहा था। बेटी पर वो केवल संदेह कर रहा था, सबूत उसे माँ के खिलाफ अधिक मिले हैं। कोई नई बात हो गई है क्या? कितनी ही नई बातें हो गई हैं। जैसे प्रभुदयाल ने राजनगर में मंजुला के पास वे जूते बरामद किए हैं जिन्हें हत्या की रात को पार्वती पहनकर महेश कुमार के कॉटेज तक गई थी, और प्रताप चंद की पत्नी इंदिरा ने बड़ी सेंसेशनल बात बताई है। क्या? वो कहती है कि उसने और प्रताप चंद दोनों ने रात को 2:30 बजे दूरबीन की सहायता से पार्वती को महेश कुमार के कॉटेज में बड़ी संदिग्धावस्था में घूमते देखा था। इंदिरा ने प्रभुदयाल को बताया ये बात 3-4 मुखों से गुजरकर प्रभुदयाल तक पहुंची थी। इंदिरा ने अपनी किसी सहेली को कहा था, उस सहेली ने अपनी सहेली को कहा था, और यूं ही बात चलती चलती प्रभुदयाल तक पहुंच गई। तुम तो औरतों की साइकोलॉजी जानते ही हो। हर औरत दूसरी औरत को कोई राज की बात बताती है और साथ ही कह देती है कि बहन तुम्हें मेरी कसम है किसी और को मत कहना, और ये फिर सोचकर निश्चिंत हो जाती है कि कथित बहन सचमुच किसी और को नहीं कहेगी। बाद में प्रभुदयाल ने सीधे इंदिरा से भी इस विषय में बात की थी, तो उसे स्वीकार करना पड़ा था कि उसने और उसके पति ने पार्वती को रात को देखा था, लेकिन उसका पति चाहता था कि इंदिरा ये बात किसी से ना कहे। क्यों? क्योंकि प्रताप चंद भी यही समझता था कि माँ बेटी में से किसी ने हत्या की है। वो उन लोगों की सहायता करना चाहता था। प्रभुदयाल ने बहुत रगड़ा उसे। बेचारा बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर बाद में अपनी पत्नी पर बहुत बरसा कि हरामजादी औरत जरा सी बात अपने पेट में नहीं पचा सकी, और हरामजादी औरत कहती है कि वे माँ बेटी क्या प्रताप चंद की अम्मा लगती है जो वो उन्हें कानून के हाथ नहीं पड़ने देना चाहता था। दोनों में खूब जमकर लड़ाई हुई। सुनील चुप रहा। प्रभुदयाल कहता है कि पार्वती को मुजरिम साबित करने के लिए उसके पास काफ़ी सबूत है। कॉटेज के जो शीशे वगैरह टूटे हैं उसके बारे में वो क्या कहता है? वो कहता है कि पार्वती के हाथ में रिवॉल्वर देखकर उससे बचने के लिए महेश कुमार ने पार्वती पर शीशा फेंक कर मारा होगा। शीशे के वार से पार्वती तो बच गई, लेकिन भारी शीशा खिड़की से जा टकराया और खिड़की के कांच के और खुद शीशे के परखच्चे उड़ गए। उसी झटके से दीवार से तस्वीर गिरकर टूट गई। फिर पार्वती ने महेश कुमार पर गोली चला दी और रिवॉल्वर बाहर आकर झाड़ियों में फेंक दी। और सुनील, दिक्कत की बात यह है कि पार्वती प्रभुदयाल की इस थ्योरी का कोई विरोध नहीं कर रही है।
वो तो समझती है कि हत्या उसकी बेटी ने की है और वो बेटी की खातिर शहीद हुई जा रही है। मुझे तो रमाकांत पार्वती ऐसी औरत नहीं लगती जो किसी की हत्या कर सके। नहीं लगती होगी और शायद उसने हत्या की भी ना हो, लेकिन अगर उसके विरुद्ध केस सिद्ध हो गया तो फांसी तो वो चढ़ी जाएगी, चाहे वो निर्दोष ही क्यों ना हो। रमाकांत, सुनील सोचता हुआ बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बेटी में से हत्या किसी ने भी ना की हो और केवल एक गलतफहमी के अंतर्गत माँ समझ रही हो कि हत्या बेटी ने की है और बेटी समझ रही हो कि हत्या माँ ने की है। हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता है, दो में से एक ने तो हत्या की ही है। तुमने वो शीशा देखा है? कौन सा? जिसके दीवार से टकराने से खिड़की टूटी थी। शीशा तो चकनाचूर हो गया था, मैंने केवल उसका ठोस चांदी का फ्रेम देखा था। कैसा था फ्रेम? बड़ा शानदार फ्रेम था, उस पर पुराने जमाने की पच्चीकारी की हुई थी। प्रभुदयाल कहता था कि वो शीशा 100 साल से भी अधिक पुराना है। शीशे समेत कम से कम 15 सेर तो वजन होगा उसका। सुनील उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? रमाकांत हैरानी से बोला। मैं कांता को चेक करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा? कुछ तो होगा ही, आखिर वो हत्या की रात को घटनास्थल पर नहीं तो घटनास्थल के आसपास तो मौजूद ही थी। मेरे आदमियों से और कुछ चाहते हो तुम? रमाकांत भी उठता हुआ बोला। राजकुमार को चेक करवाओ, सुनील बोला। पता लगाने की कोशिश करो कि हत्या की रात को वो कहाँ था। ओके, मैं चला, सुनील बोला और द्वार की ओर बढ़ गया। सुनील ने 4 स्टार क्लब की पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। वो क्लब की लॉबी की ओर बढ़ गया। उसने घड़ी देखी, 9 बजने को थे। वो रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक स्टूल पर एक लगभग 25 वर्ष की सुंदर युवती बैठी थी। उसने देखा रिसेप्शन के काउंटर के बगल में ही PBX बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड को भी शायद रिसेप्शनिस्ट लड़की ही ऑपरेट करती थी। यस सर, सुनील को देखकर वो चेहरे पर बड़ी नपी तुली फिल्मी मुस्कुराहट लाती हुई बोली। मिस कांता अपने कमरे में है? सुनील ने पूछा। संभव है हो, कमरे में नहीं तो क्लब के हॉल में होंगी। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपका नाम? सुनील। लड़की ने बोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया। इसकी क्या जरूरत है? सुनील जल्दी से बोला। आप मुझे उनका कमरा बता दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। सॉरी सर, लड़की शिष्ट स्वर में बोली। ऐसा संभव नहीं है, उनकी अनुमति के बिना मैं आपको उनके कमरे में नहीं भेज सकती। ऑल राइट, सुनील तनिक मायूस स्वर में बोला। लड़की ने बोर्ड का रिसीवर अपने कान से लगाया, बोर्ड पर लगी कुछ चाबियां ऑपरेट की और फिर बोली, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम, बट समबडी वॉन्ट्स टू सी यू। द नेम इज मिस्टर सुनील, बट राइट मैडम। लड़की ने रिसीवर अपने कान से हटाया और फिर जल्दी से सुनील से बोली, मिस कांता आपसे बात करना चाहती हैं। आप सामने के बूथ में चले जाइए, उनमें टेलीफोन है, मैं आपको वहाँ का लाइन देती हूँ। सुनील ने सिर हिलाया और जल्दी से बूथ में घुस गया। उसने रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लिया और बोला, हेलो। यस, उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। यस मिस्टर सुनील, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या? टेलीफोन पर ही बताऊँ? क्या हर्ज है? हर्ज तो नहीं है, अगर आप मुझसे मिल लेती तो। मिस्टर सुनील, दूसरी ओर से ब्लेड की धार जैसा पहना स्वर सुनाई दिया। आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती आप कौन हैं। मैं तो आपसे टेलीफोन पर भी बात करना स्वीकार करके आप पर मेहरबानी कर रही हूँ। मैं ब्लास्ट का प्रतिनिधि हूँ, सुनील बोला। फिर आप महेश कुमार को जानती हैं? मुझसे सवाल मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए और जल्दी कीजिए। महेश कुमार की कल रात को झेरी में हत्या हो गई है। फिर? वो महेश कुमार आपका मंगेतर था। फिर? सुनील को आज तक ऐसी दो टूक बात करने वाली लड़की नहीं मिली थी। सुनील ने भी एकदम धावा बोल देने का निश्चय कर लिया। पुलिस हत्यारे की तलाश कर रही है, सुनील स्थिर स्वर में बोला। और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि ठीक हत्या के समय आप महेश कुमार के कॉटेज के पास मौजूद थी। कांता कुशन चुप रही और फिर बोली, कैसे? घटना स्थान से केवल 200 गज दूर आपकी फिएट कार के पहियों के निशान है। कैसे जाना? आपकी गाड़ी का पिछला बायां टायर एक स्थान से कटा हुआ है। रात को 12:30 बजे के बाद बारिश हुई थी और पानी के साथ आसपास से बहकर आई हुई मिट्टी सड़क पर फैल गई थी। आपकी कार के कटे हुए पहिए ने गीली सड़क पर निशान छोड़े हैं। केवल यही सबूत है आपके पास ये सिद्ध करने के लिए कि मैं हत्या के समय वहां मौजूद थी? जी हाँ, सुनील विश्वासपूर्ण स्वर से बोला। मिस्टर सुनील, यस, यू आर अ फूल, कांता एक एक शब्द पर जोर देती हुई बोली। व्हाट? सुनील चिल्लाया। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो उठा। यस, आई रिपीट, यू आर अ फूल। जो कुछ आपने कहा है उससे केवल यह सिद्ध होता है कि हत्या के समय मेरी कार घटना के समीप मौजूद थी। किसी स्थान पर मेरी कार की मौजूदगी यह सिद्ध नहीं कर सकती कि मैं वहां पर मौजूद थी। मैं अपनी कार अक्सर लॉन के कंपाउंड में खड़ी रखती हूँ और कभी कभार बाहर फुटपाथ पर भी। मुझे क्या पता कब मेरी गाड़ी कौन ले गया है। अगर कभी अपनी जिंदगी में आप ये सिद्ध कर सकें कि घटनास्थल पर मैं मौजूद थी तो मुझे बताने आ जाइएगा। फिलहाल आपकी बकवास कोई कीमत नहीं रखती है, विशेष रूप से तब जबकि हत्यारी गिरफ्तार भी हो चुकी है।
एंड नाउ आई विश यू अ वेरी गुड नाइट। और दूसरी ओर से भड़ाक से रिसीवर पैडल पर पटके जाने की आवाज़ आई। सुनील ने भी रिसीवर रखा और बूथ से बाहर निकल आया। उसने देखा रिसेप्शनिस्ट अपना रिसीवर बोर्ड के हुक पर टांग रही थी। सुनील लंबे डग भरता हुआ उसके समीप पहुंचा और नम्र स्वर में बोला, आप मेरा और कांता का वार्तालाप सुन रही थी? नहीं, नहीं तो, लड़की घबराकर बोली। अगर सुन भी रही थी तो कोई हर्ज नहीं, सुनील बोला। लड़की ने नजरें झुका ली। शी कॉल्ड मी अ फूल, सुनील ने बोला। लड़की चुप रही। कैसी लड़की है कांता? सुनील ने सहज स्वर से पूछा। लड़की कहाँ, औरत है, रिसेप्शनिस्ट बोली। शक्ल सूरत कैसी है? आप जितनी खूबसूरत है। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा कानों तक लाल हो गया। किन्हीं विशेष कारणोंवश मुझे कांता में गहरी दिलचस्पी है। मैं उसके विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं? हाँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एहसान का बदला मैं एक ऐसे सर्टिफिकेट की सूरत में चुकाऊंगा जिस पर स्वयं रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। क्या मतलब? ये, सुनील बोला और उसने लड़की को 100 रुपए के नोट की एक झलक दिखा दी। लड़की के नेत्र एकदम चमक उठे। सुनील आशापूर्ण नेत्रों से उसके बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। वो कांता है, एकाएक लड़की धीमे स्वर में बोल पड़ी। सुनील ने उड़ती हुई दृष्टि क्लब के भीतर की ओर डाली। वो एक बेहद पृष्ठ शरीर वाली औरत थी। उसने भारी मेकअप किया हुआ था और गहरे काले रंग की कीमती साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था जिस पर सफेद रंग के झिलमिलाते हुए सितारे टंगे हुए थे। वो लापरवाही से सीढ़ियां उतरी और एक दरवाजा खोलकर क्लब के भीतर गायब हो गई। सुनील को उसकी सूरत देखकर ऐसा नहीं लगा जैसे उसके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई हो। उसी क्षण एक कमरे में से डिनर सूट पहने एक आदमी निकला। उसने एक अर्थपूर्ण दृष्टि पहले सुनील पर और फिर रिसेप्शनिस्ट लड़की पर डाली और फिर लंबे डग भरता हुआ एक अन्य कमरे में चला गया। अब तुम जाओ यहाँ से, लड़की एकाएक घबराकर बोली। क्या हुआ? सुनील बोला। वो आदमी जो हमें घूरता हुआ गया है, मैनेजर था। वो तुम्हें मेरा कोई बॉयफ्रेंड समझ रहा था। तो फिर क्या हुआ? वो मुझसे मोहब्बत जताता है और किसी दूसरे आदमी से मुझे बात करते देखकर अंगारों पर लौट जाता है। तो लौटता रहे, तुम्हें क्या? मैंने नौकरी करनी है मिस्टर। वो मुझे अभी खड़े खड़े नौकरी से निकाल सकता है। मेरे 150 रुपये के वेतन पर मेरे 8 भाई बहनों का पेट पलता है। अगर ये नौकरी गई तो भूखे मरनों की नौबत आ सकती है, समझे? अब या तो यहाँ से चले जाओ या फिर बताओ मैं क्लब की रिसेप्शनिस्ट होने के नाते तुम्हारे लिए क्या करूँ। लेकिन मैं तो कांता के बारे में तुमसे कुछ जानना चाहता था। उस सर्टिफिकेट के बारे में तुम सीरियस थे? हाँ, 100%। चाहो तो पहले ले लो। और उसने अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया। नहीं, अभी नहीं, वो बोली। देखो, क्लब वाली लाइन में थोड़ी ही दूर जाकर एक छोटा सा टी स्टॉल है। तुम वहां बैठकर मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में यहाँ किसी वेटर को बिठाकर तुम्हारे पास आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना नाम तो बता दो। रोजी। ऑल राइट, सुनील बोला और क्लब से बाहर निकल आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल संभाली और रोजी के बताए हुए टी स्टॉल पर आ पहुंचा। उसने चाय का ऑर्डर दिया और फिर लकी स्ट्राइक के कस लगाता हुआ रोजी की प्रतीक्षा करने लगा। रोजी लगभग आधे घंटे बाद आई। मैं केवल 5 मिनट के लिए यहाँ ठहर सकती हूँ, वो घबराए स्वर में बोली। इतना घबरा क्यों रही हो? सुनील बोला। मेरी ड्यूटी रात के 12 बजे तक की होती है। मैं इस तरह काउंटर छोड़कर आऊँ तो मैनेजर वहम करने लगता है। बैठो तो सही। रोजी बैठ गई। चाय पियोगी? उसने नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। कांता क्लब में कब से रह रही है? सुनील ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन क्लब में रहना तो बड़ा महंगा काम है। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? उसके पास क्या रखा है? उसका सारा खर्च तो उसका मंगेतर देता है। महेश कुमार? मुझे नाम नहीं मालूम। उसका मंगेतर तो महेश कुमार ही है, तो फिर वही होगा। तुम्हें मालूम है, कल रात अर्थात मंगलवार रात को झेरी में उनके झील के किनारे वाले कॉटेज में उसकी हत्या हो गई है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि वो वही महेश कुमार था। कल रात को कांता क्लब से बाहर कहीं गई थी? गई थी। किस समय? रात के लगभग 12 बजे। रात को 12 बजे से थोड़ी ही देर पहले उसकी झेरी से एक ट्रंक कॉल आई थी। ट्रंक कॉल किसकी थी? मुझे नाम नहीं मालूम। कोई औरत बोल रही थी और उसके स्वर से यूं लगता था जैसे वो बहुत उत्तेजित हो। क्या कहा था उसने? मिस्टर, मुझे गलत मत समझना। मैं लोगों की टेलीफोन कॉल सुनती नहीं हूँ। मैं तो कॉल कनेक्ट करके अपनी लाइन डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। लेकिन कल रात तो अभी मैंने अपनी चाबी ऑपरेट भी नहीं की थी कि ये कॉल ख़त्म हो गई थी। क्या मतलब? सुनील हैरानी से बोला। मतलब ये कि मुझे ट्रंक ऑपरेटर ने बताया कि झेरी से कांता की ट्रंक कॉल है। मैंने कांता को रिंग दी। कांता लाइन पर आ गई। उस समय तक मैं ये देखने के लिए लाइन पर थी कि कॉल ठीक से कनेक्ट हो गई है या नहीं। तभी दूसरी ओर से कोई औरत बोली, आ जाओ, और कॉल खत्म हो गई। बस? हाँ, दूसरी ओर से बोलने वाली औरत ने हेलो तक नहीं कहा। उसने केवल आ जाओ कहा और लाइन छोड़ दी। फिर लगभग 5 मिनट बाद
कांता बड़ी तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई आई और लगभग भागती हुई क्लब से बाहर निकल गई। उसकी कार बाहर कंपाउंड में ही खड़ी रहती है। वो कार का ताला खोलकर भीतर जा बैठी और अगले क्षण उसकी कार बंदूक में से निकली गोली की रफ्तार से क्लब के कंपाउंड से बाहर निकल गई। वो गई कहाँ थी मुझे नहीं मालूम। लौटकर कब आई वो मुझे नहीं मालूम। मैं तो 12 बजे बोर्ड बंद करके घर चली जाती हूँ। तुम्हारे सिवाय किसी ने कांता को क्लब से बाहर जाते हुए देखा था? जहाँ तक मेरा ख्याल है नहीं। सुनील कई क्षण चुप रहा। रोजी बड़ी उतावली सी बार बार अपनी नन्ही सी कलाई घड़ी देख रही थी। सुनील ने अपनी जेब में से 100 रुपये का नोट निकाला और रोजी की ओर बढ़ा दिया। रोजी ने झिझकते हुए नोट ले लिया और फिर जल्दी से उसे अपने ब्लाउज में खोंसती हुई बोली, मिस्टर, तुम नहीं जानते ये 100 रुपये का नोट हमारे जैसे परिवार के लिए कितना हितकर सिद्ध हो सकता है। ये 100 का नोट नहीं है। सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला, ये तो सरकारी योग्यता प्रमाण पत्र है जो भारत सरकार मेरे माध्यम से मुझसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती रहती है। रोजी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वो उठकर खड़ी हुई। तुम किसी से तो ये नहीं कहोगे कि ये बातें मैंने तुम्हें बताई हैं? रोजी ने डरते हुए पूछा। नहीं कहूँगा, सुनील ने उसे आश्वासन दिया। और अगर कहने की जरूरत पड़ भी गई तो इस बात की गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। थैंक यू, रोजी बोली। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ वंडरफुल मैन। और वो तेजी से टी स्टॉल से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद सुनील भी उठा। उसने चाय के पैसे चुकाए और बाहर आ गया। वो मोटरसाइकिल पर आ बैठा। वो दाएं बाएं देखता हुआ धीरे धीरे मोटरसाइकिल चला रहा था। अगले ही ब्लॉक में उसे एक ऐसा पेट्रोल पंप दिखाई दिया जिसके कंपाउंड में पब्लिक टेलीफोन बूथ लगा हुआ था। सुनील ने बूथ के पास मोटरसाइकिल रोकी और उतरकर बूथ में घुस गया। उसने यूथ क्लब के नंबर डायल कर दिए। यूथ क्लब, गुड इवनिंग। दूसरी ओर से ऑपरेटर की मधुर आवाज सुनाई दी। सुनील ने जल्दी से कॉइन बॉक्स में 10 नए पैसे के 2 सिक्के डाले और फिर बोला, हेलो हेलो, यस प्लीज, यूथ क्लब, पुट मी टू रमाकांत प्लीज। सुनील बोला, प्लीज होल्ड द लाइन फॉर अ मोमेंट, ऑपरेटर बोली। सुनील रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही उसके कान में रमाकांत की आवाज पड़ी। रमाकांत स्पीकिंग। रमाकांत, मैं सुनील बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, एक बहुत महत्वपूर्ण काम करवाना है तुमसे। क्या? कल रात को 12 बजे से थोड़ी देर पहले झेरी से 4 स्टार क्लब में कांता के नाम एक औरत ने ट्रंक कॉल की थी। तुम ये पता लगा सकते हो वो औरत कौन थी? बड़ा मुश्किल काम है यार। कुछ मुश्किल नहीं है। झेरी में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज है। उस इलाके में 60-70 से अधिक टेलीफोन काम नहीं कर रहे होंगे। ऐसे इलाके में सारे दिन में मुश्किल से 1 या 2 ट्रंक कॉल आती होंगी। मैं तुम्हें कॉल का समय और कॉल पार्टी का नाम और पता भी बता रहा हूँ। मुश्किल क्या है इसमें? मैं कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, ये काम होना ही चाहिए। ऑल राइट, हो जाएगा। और कुछ? और ये है कि अब कांता की 24 घंटे निगरानी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसे उसकी कार के टायर के बारे में बताया है। मेरा ख्याल है वो टायर बदलवाने की कोशिश करेगी। हो जाएगा। और बस, अब 1-2 बातें मुझसे सुनो, रमाकांत बोला। कहो। तुमने हमें राजकुमार को चेक करने के लिए कहा था। हाँ, सुनील बोला। विशेष रूप से ये कि हत्या की रात को वो कहाँ था। सुनील, मेरे आदमी ये तो नहीं जान पाए कि हत्या की रात को वो कहाँ था, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हत्या की रात वो कहाँ नहीं था। क्या मतलब? हत्या की रात को राजकुमार अपने 14 महात्मा गांधी रोड स्थित फ्लैट पर नहीं था। वो सुबह लगभग 4 बजे के करीब अपने फ्लैट पर पहुंचा था। इमारत का चौकीदार इस बात का गवाह है। राजकुमार ने पुलिस को बयान दिया था कि हत्या की रात को वो अपने फ्लैट पर ही था। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, लेकिन उसकी अपने फ्लैट से मात्र अनुपस्थिति तो ये सिद्ध नहीं कर सकती कि हत्या उसने की है। और भी बातें हैं, वे भी बताओ। प्रभुदयाल ने उसके फ्लैट पर मंजुला की अटैची से जो जूते बरामद किए हैं, उन्हें पुलिस लेबोरेटरी में टेस्ट करने पर उनके तलुओं पर खून के धब्बे मिले हैं और वो खून महेश कुमार के ही टाइप के हैं। राजकुमार के पांव इतने छोटे हैं कि वे जूते उसे भी पूरे आ सकते हैं। प्रभुदयाल वे जूते राजकुमार को पहनाकर देखना चाहता था, लेकिन राजकुमार ऐसे किसी टेस्ट के लिए तैयार नहीं हुआ था। राजकुमार को यह भी मालूम था कि उसकी रिवॉल्वर मंजुला की कार में रखी थी। महेश कुमार की हत्या करने का अच्छा खासा उद्देश्य उसके पास भी था। राजकुमार मंजुला पर बुरी तरह मरता है। ऐसे लोग मोहब्बत के नाम पर कुछ भी कर गुजरने से हिचकते नहीं हैं। लेकिन प्रभुदयाल इस लाइन पर क्यों नहीं सोचता? उसे भी तो ये तथ्य मालूम होंगे। प्रभुदयाल को राजकुमार उतना संदिग्ध नहीं मालूम हो रहा जितनी की पार्वती होती है। पार्वती के विरुद्ध सर्कमस्टेंशियल सबूत ज्यादा तगड़े हैं, इसलिए तो वो मंजुला के पीछे नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि पार्वती अपने व्यवहार से प्रभुदयाल की इस धारणा की पुष्टि कर रही है कि वो हत्यारी है। सुनील चुप रहा। प्रभुदयाल ने केस के विषय में क्रॉनिकल को अपना बयान दिया है, जो शायद कल सुबह के अखबार में प्रकाशित होगा। प्रभुदयाल और किसी अखबार के प्रतिनिधि से बातचीत नहीं कर रहा है। वो हर किसी को ये जवाब दे रहा है कि कल का क्रॉनिकल पढ़ लेना। उसके कथानुसार उसने अपने बयान में सब संशय निवारण कर दिए हैं
और पार्वती के खिलाफ ऐसा पक्का केस बनाया है कि वो बच नहीं सकती। सुनील, इस बार तो क्रॉनिकल वाले चोट दे गए तुम्हें। ऐसा ही होता है, सुनील लापरवाही से बोला। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं राजकुमार से बात करूंगा, लेकिन जरा संभल कर, वो बड़ा रूखा आदमी है। देखा जाएगा। ओके, विश यू गुड लक। थैंक यू। सुनील ने रिसीवर रख दिया और बूथ से बाहर निकल आया। केस को राजकुमार और कांता के संदर्भ में सोचने से उसे कुछ आशा हो आई थी। उसका दिल कह रहा था कि पार्वती हत्यारी नहीं है, लेकिन पुलिस तफ्तीश के परंपरागत दोषपूर्ण टेक्निक के कारण उसका बचाव बड़ा पेचीदा हो गया था। हत्या के केस की तफ्तीश का पुलिस का हमेशा से यही तरीका होता था कि वे केस के सबसे अधिक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लेते थे और फिर उसी के विरुद्ध सबूत जुटाने शुरू कर देते थे। इस सिलसिले में वे केस से संबंधित अन्य लोगों के कई संदिग्ध कामों को नजरअंदाज कर देते थे। इसी कारण प्रभुदयाल मंजुला और राजकुमार के कई संदिग्ध कार्यकलापों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। भारतीय पुलिस के इंस्पेक्टर का ध्येय तो येन केन प्रकरण हत्या के केस को हल करके वाहवाही लूटना होता था। उसे तो ऐसे बलि के बकरे की जरूरत होती थी जिस पर हत्या का अपराध थोपा जा सके। सुनील ने घड़ी देखी, 10:30 बजने को थे। उस समय उसे राजकुमार से मिलना उचित नहीं लगा। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और उस पर सवार होकर बैंक स्ट्रीट की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये था हत्या की रात नॉवल का पार्ट 4। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।